ओके, सो यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ओके, सो फ्यूचर ऑफिसर्स यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट रिलीज की है, एक इंडेक्स रिलीज किया है जो कि हर साल होता है, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो हमारी मीडिया होती है ना, प्रेस, उसके रिगार्डिंग ये इंडेक्स है कि कौन सी कंट्री कितनी डेंजरस है या फिर कहाँ पर कितनी फ्रीडम है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इस रिपोर्ट में जो भी डिटेल्स है वो हम देखते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करने वाले हैं इंटरनेशनल कंप्लीट मई 3rd and 4th वीक का। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा जो कि साइंस एंड टेक का होगा, प्लस इसके साथ इकोनॉमिक्स होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हमारा मई कंप्लीट खत्म हो जाएगा और कुछ न्यूज़ यहाँ पर एक्विजिशन मर्जर की भी हो सकती है, और बाकी जो भी न्यूज़ होगी वो हम जून 1st and 2nd वीक में कवर कर लेंगे। उसकी टेंशन आप मत लेना, वो मेरा काम है, ठीक है। तो जून 1st and 2nd वीक में हम फिनिश कर लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी सारी फिनिश करवा दी जाएगी। आप बस एफर्ट करते रहो और टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आप नोट्स ना बनाओ, आपको नोट्स बनाने ना पड़े। आप डायरेक्टली नोट्स की पीडीएफ, जो नोट्स की पीडीएफ होगी, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। सो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @right_approach_banking और @right_approach_YouTube। ये जो बीच में दिख रहा है आपको डैश है नीचे की तरफ, ये अंडरस्कोर होता है, इसको जरूर लगा लेना। तो ये दोनों ज्वाइन कर लेना और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं आज का अपना इंटरनेशनल का मई 3rd and 4th वीक 2024। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है क्लाइम वर्क्स। ओके, तो क्लाइम वर्क्स कंपनी है, इन्होंने वर्ल्ड का डायरेक्ट एयर कैप्चर लार्जेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी बनाया है। अब ये डायरेक्ट एयर कैप्चर काम क्या करेगा और ये क्या स्टोर करेगा वो हम देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर क्लाइमवर्क्स एजी, पूरा नाम है इसका, एजी ओजी कुछ तो सुनो जी, ऐसे याद कर लो। तो क्लाइमवर्क्स एजी जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कंपनी कहाँ की है वो भी याद रखना। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, जहां पूछा था कि ये कंपनी कौन सी कंट्री की है, ठीक है। तो इसलिए मैं कंट्री का यहाँ पर मेंशन करता हूँ, इसके पीछे ये लॉजिक है। तो क्लाइमवर्क्स एजी जो कि स्विट्जरलैंड की है, इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट DAC+S यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट बनाया है, जिसका नाम है मैमोथ। क्या नाम है? मैमोथ, MAMMOTH। इसको आपको पता होगा, इसको मैमोथ बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर ये छोटा चेतन हमारा, और अपनी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि जे मेरा दोस्त मैमोथ वर्क करके आया है स्विट्जरलैंड से, और इसकी बात सुन के ये बोलता है कि आइसलैंड से हूँ बे गरीबों के टार्जन। तो आपको अब यहाँ पर याद रहेगा कि ये आइसलैंड से है, यहाँ पर आइसलैंड पे बनाया है ये प्लांट। और बाकी रिएक्शन तो आप यहाँ पर देख ही लेना। अब ये करेगा क्या, ये जो आपका मैमोथ प्लांट है जो कि कहाँ पर बनाया गया है, इसने खुद ही बोला है आइसलैंड में। यहाँ आइसलैंड में बनाया है, लेकिन कंपनी कहाँ की है बनाने वाली, वो स्विट्जरलैंड की है, क्लाइमवर्क्स एजी। ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से उसको कैप्चर करेगा और उसको अंडरग्राउंड स्टोर करेगा, किसकी फॉर्म में, रॉक, पत्थर की फॉर्म में। अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये पूछता किसके फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेगा और किसके फॉर्म में अंडरग्राउंड स्टोर करेगा, तो वो है रॉक की फॉर्म में, पत्थर। देखो टार्जन हमेशा जंगल में रहता है और पत्थरों से जो रॉक होती है, रॉक से वो चिंगारी लगा के और फिर खाना बनाते थे ना पहले के जमाने में आदिवासी। तो ऐसे याद कर लो कि रॉक, ठीक है, यहाँ पर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की जो कॉस्ट है ना, उसको रिड्यूस कर देगा। कितना से कितना, 400 से 600 बिलियन, 400 से 600 डॉलर पर टन बाय 2030। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
और 200 से $350 बाय 2014। यानी कि टाइम के साथ साथ जाके ये जो हमारा रिडक्शन है वो आप देख सकते हो कितना हो रहा है। पहले मिनिमम 400 था, फिर 200 हो जाएगा 10 साल बाद, फिर 600 से 350 मैक्सिमम आ जाएगा। तो 2030 से 2040 यानी कि 10 साल के गैप में इतना फर्क आ जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेमोथ है ये 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कब तक होगा एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अब ये पूछ सकता है कि कितना ज्यादा बिगर है ये वर्ल्ड के फर्स्ट DACS प्लांट जो कि आइसलैंड में अगेन सिचुएटेड है। देखो, ये जो हमारा प्लांट है ना, ये वाला, ये है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट प्लांट मेमोथ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर स्टोर से, मतलब जो CO2 है हवा से, उसको स्टोर करता है रॉक की फॉर्म में। और ये जो प्लांट है दूसरा वाला यहाँ पर, ये जो प्लांट है ये बिगर, इससे भी कितना 10 टाइम्स बड़ा है ये। जो पहले प्लांट बनाया गया था ओरका नाम से, पहले ओरका नाम से एक प्लांट बनाया था जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट DACS प्लांट है। DAC क्या होता है? डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज। लेकिन अब ये मेमोथ बनने के बाद, जैसा कि इसका नाम है, तो अब ये 10 टाइम्स बिगर है। किससे? ओरका से। तो ये आपको याद रखना है, और दोनों ही आइसलैंड में बनाए गए हैं। भूल जाओगे तो ये हाथी, छोटा हाथी याद कर लेना, जो कि हमारा मेमोथ है। ओके। मेमोथ विल हैव 72 कलेक्टिव कंटेनर्स। ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, फिर भी इसको ध्यान रखना, ये शायद एग्जाम में ना पूछे, बट फिर भी देख लो क्या जा रहा है। और ये, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल कितना CO2 कैप्चर करेगा। 36,000 टन CO2 हर साल कैप्चर करेगा। कितना कैप्चर करेगा? 36,000 टन। अब कभी भूल जाओ तो इस बच्चे को याद कर लेना जिसने आपको मेमोथ बोला था, ठीक है। और फिर आप याद करना कि इसने आपको मेमोथ इसलिए बोला था क्योंकि आपका वेट 36,000 टन है। यानी कि आप 36,000 टन की कार्बन डाइऑक्साइड खा जाते हो, और उसको देख के इसका रिएक्शन ऐसा आता है कि अंकल रोक पत्थर खाओगे या गालियां खाओगे, वो देख के। ओके, तो आगे चलते हैं अगली न्यूज पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भैया, ये जो रिपोर्टर लोग होते हैं ना, इनकी जिंदगी में नरक है। कभी कभार तो ऐसा लगता है इस रिपोर्ट को पढ़ के कि जिंदगी में सारी नौकरियां ऐसी है जहां पर जान ही लेगी, या तो डिप्रेशन में, नॉट डिप्रेशन, डिस्प्रेशन में भेजेगी आपको, या फिर कुछ ना कुछ आपसे करवा के मानेगी। तो यहाँ पर अगेन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ऐसे रिपोर्ट के। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछे किसने रिलीज किया है या कौन रिलीज करता है, तो बता देना, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RWB, ये आपको बताना है। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, कौन सी कंट्री में बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक रहता है, मतलब कोई इशू नहीं है रिपोर्टर्स के लिए, तो वो है नॉर्वे कंपनी। उसके बाद कौन सी है? डेनमार्क है, ये भी याद करना। देन स्वीडन है, देन नेदरलैंड है, एंड देन फिनलैंड है, ठीक है। अब ये कैसे याद होगा? नंबर दे, उसके बाद SWNE, और देखो, नीदरलैंड और फिनलैंड तो एक जैसा ही है, ठीक है। बस नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये तीन आपको मेन याद रखने हैं। इंडिया की जो रैंक है वो इस इंडेक्स में कितनी है, अब ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ऐसा। इंडिया की जो रैंक है वो 159th है। कितनी रैंक है? 159th रैंक है, और स्कोर भी याद कर लो कितना है, 31.28। सो 31.28 स्कोर है 159th रैंक पे। अब यहाँ पर कभी आप रैंक भूल जाओ, या फिर कभी ये भूल जाओ कि कौन सी कंट्री टॉप पे थी, तो उसको याद कर लेना कि ये जो बंदर है ये 8वीं बार पिटने वाला है रिपोर्टर मैम से, और इसको नॉर्वे जाना है, तो 8वीं बार पिट के भी ये नॉर्वे ही जाएगा। ओके, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में देखो, अगेन नॉर्वे फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है, फिनलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड फोर्थ फिफ्थ पे है। बाकी की कंट्री याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आते हैं आगे। इस इंडेक्स में 5 कैटेगरी है। अब देखो, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है तो कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। कैटेगरी कौन कौन सी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टोटल 5 कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। इस रिपोर्ट के अनुसार 9 जर्नलिस्ट जो थे और एक जो मीडिया वर्कर था जो कि कुछ कर रहा होगा उनके साथ काम हम,
उसको इंडिया में उनको इंडिया में रोक लिया था, डिटेन कर लिया था उनको, मतलब घर में बंद कर दिया था। ठीक है, पता नहीं कहाँ पर। अब ये जो इंडियन मीडिया है, ये एक तरह से अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी में चले गई है, ऐसा कहना है इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इंडेक्स का। कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हमारी, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉट मोदी गवर्नमेंट बेसिकली, तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में हमारी आई है, तब से जो मीडिया है वो अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी में चले गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट वो उस पर रूल कर रही है। तो जो हमारा इंडिया का फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, जो कि मीडिया है, वो अब फ्रीडम नहीं है उसके पास, वो भी कंट्रोल में काम कर रहे हैं, कहने का ये मतलब है। और कभी आप भूल जाओ कि पाकिस्तान की रैंक कितनी थी इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वाले इंडेक्स में, जिसमें इंडिया की 159th रैंक थी, तो पाकिस्तान की रैंक 152 है, जो कि बेटर पोजीशन में है, 7 पोजीशन बेटर है, कितनी, 7 इंडिया से। और इसी बात पे ये डायलॉग याद कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, 152 बार बोल फिर तू देख। अब 152वीं रैंक है पाकिस्तान की। इसको देख के ये भाई बोल रहा है कि मोए ना रोक सकोगे तुम, मैं बॉर्डर पार जा रहा हूँ। अब ये बॉर्डर की रैंक है, तो वैसी बात है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पर अगली स्लाइड में ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड की सबसे खतरनाक कंट्री है ना, जहां पर मतलब इंसान बचता ही नहीं है, या फिर वहां से आने के लिए सोचना भी मत। ठीक है, अगर आप रिपोर्टर्स हो तो एरिट्रिया, क्या नाम है, एरिट्रिया, ERITREA। इसको याद करने के देखो एक टेक्निक है। आ, एरी, एरी मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ना एरी क्या कर रही है, इस तरह की कुछ लैंग्वेज होती है यूपी साइड की। तो और ट्री से याद कर लो पेड़, तो एरी ट्री यानी कि एरे पेड़ क्या कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि एरी ट्री नाम है इसका। 180th रैंक है, टोटल 180 कंट्रियों का कंपैरिजन किया गया था, सबसे लास्ट रैंक थी किसकी, एरी ट्री की। ओके, तो आपको याद रहेगा। और उसके बाद सेकंड लास्ट पे है सीरिया, देन अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों लास्ट के, तो एरिट्रिया, सीरिया एंड अफगानिस्तान। फिर नॉर्थ कोरिया, जो हमारा जिम कॉन्ग, पता नहीं क्या नाम है उनका, तानाशाही जो करते हैं। देन चाइना 172nd रैंक पे, ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। म्यांमार भी देख सकते हो आप, क्योंकि इंडिया से कनेक्टेड है ये बॉर्डर में। तो म्यांमार, चाइना और अफगानिस्तान, बाकी जो टॉप 3 कंट्री है, और नॉर्थ कोरिया, इनको याद कर लेना। वियतनाम को भी देख लेना, आप सब कुछ याद कर ही रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पर यूनेस्को का एक नोट है, बेसिकली एक यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिलीज की है इसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन, जो कि 3 मई को था। अब ये भी याद कर लेना दिन कब था, तो 3 मई 2024 को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इसका रिपोर्ट का नाम था प्रेस एंड प्लानेट इन डेंजर, या फिर सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट। जो हमारे एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट है, उनकी सेफ्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं लोग, और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। और ये रिपोर्ट याद रखना यूनेस्को की है, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। और एक बंदर दूसरे बंदर को देख ही सकता है, तो वो भी यही कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये जो रिपोर्ट है, इसमें टोटल 44, ये जो रिपोर्ट थी ना यूनेस्को वाली, जिसमें एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट को कंसिडर किया गया था, जो हमने अभी रीड की थी, इस रिपोर्ट में बताया है कि भैया, इस रिपोर्ट के अनुसार 44 जर्नलिस्ट मारे गए बेचारे, 15 अलग अलग देशों में। ये बहुत ही बुरी खबर है। और इसको देखते हुए इसका रिएक्शन जो था, क्योंकि इसका सपना था टू बी ए मीडिया पर्सन, फिर इसने मना कर दिया, मम्मे जर्नलिस्ट बननो नहीं मोए। तो आप भी अगर बनना चाहते थे, तो यू आर इन सेफ हैंड्स नाउ, बैंक में जा रहे हो, वहां कुछ भी इशू नहीं होगा ऐसा। सो 44 जर्नलिस्ट मारे गए, जो कि 15 कंट्री में से थे। और 2009 से 2023 तक, यानी कि लगभग देखा जाए, अगर हम फिजिकल ईयर की बात करें, तो 14 से 15 सालों में इतने लोग जर्नलिस्ट मारे गए हैं 15 कंट्रियों में, ये भी याद कर लेना। और साथ में तो 15 साल का यहाँ पर, ठीक है, 15 साल में। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RWB, ये तो इसके जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, वो कौन है, क्रिस्टोफी डिलोरे, डिलोरे। तो क्रिस्टोफी डिलोरे, ये आपको याद करना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस। खत्म। यूनेस्को के डीजी इंपॉर्टेंट है, ओड्रे एजोले, तो ये इनके डीजी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका भी, अगेन पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को मेंबर पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में, कितने हैं भैया, 194 इसके मेंबर्स है जो कि साइंड है, और 12 इसके एसोसिएट मेंबर्स है, तो इसको भी याद कर लेना। तो 194 + 12 कितने हो गए वैसे तो देखा जाए,
जोड़ना मत, कोई फायदा नहीं है। 194 याद रखो और प्लस में 12 एसोसिएट मेंबर याद रखो। और हाँ, एक आरबीआई के लेक्चर में मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि जो बाई मंथली रिपोर्ट आती है मॉनेटरी पॉलिसीज की, जो वो साल में मिनिमम 4 बार होती है। मैंने गलती से 6 बार बोला था, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है? अगर आपको मैंने ऐसा बोला था, देखो बाई मंथली तो होती है क्योंकि हर 2 महीने में उनको मीटिंग करनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन 4 महीने मिनिमम उनको मीटिंग करनी पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी की, ये याद रखना। और अब हम चलते हैं आगे। कभी कभार जबान टूट जाती है लेक्चर में, तो माफ कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो स्पेन हमारी एक कंट्री है जहां पर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी शूट हुई थी, अगर आपको याद होगा तो। और ये 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है ना, ये बेसिकली सोलर इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था 2015 में। ये याद रखना आप। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि इंडिया ने कौन कौन से इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। लास्ट ईयर आया था RRBPO के एग्जाम में, मेंस में, जिन बच्चों ने मेंस दिया होगा उनको पता होगा। तो उसमें ऑप्शन थे, और ये आपको ध्यान रखना है जो जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया स्टेप ले रहा है। राइट। अब हम आते हैं इसकी डिटेल्ड न्यूज पे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क है, उसमें ये कहा गया है कि जो स्पेन है उसको हम 99th मेंबर बना रहे हैं। ठीक है, बन चुका है, बना रहे हैं, एक ही बात है। और पनामा जो था, पनामा कंट्री जो था, वो 98th मेंबर था, 98th। ये भी याद रखना आपको। और ये इंडिया प्लस फ्रांस ने मिलकर बनाया था 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका काम किया है, ये क्लाइमेट चेंज से फाइट करता है, कॉम्बैट करता है, और सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये दो काम है इसके। तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी बात पे हमारे बाबूराव भाई बोलते हैं, तुरुक तुरुक 99 बार मेरे को जिंदा होइला है मैंने। नहीं, मेरे को नहीं होगा यार, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये मेरे को नहीं होगा भैया, ये होगा मैं। 99 बार में जिंदा होइला है। अब ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक बा। चलो, तो आगे चलते हैं। खैर, अब आगे देखते क्या है। तो यहाँ पर एक नोट है, ये ISA फ्रेमवर्क का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नोट है, जिसका मतलब उनकी स्ट्रेटेजी है बेसिकली। तो स्ट्रेटेजी में क्या नाम है, पहली बात तो इसका नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स 1000। ये इनकी स्ट्रेटेजी का नाम है कि कौन किसकी स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगेन बता रहा हूं मैं, भूलना मत। और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। कितना? $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में बनाया था। और स्पेन इसका 99th मेंबर बना है, पनामा 98th मेंबर बना है। और ये जो टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी है, जिसमें कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ISA, ये किसके लिए है? सोलर एनर्जी के लिए है, जो कि 2030 तक रहेगा। और इसमें ये 1 बिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ में 1000 गीगावाट या फिर 1 टेरावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी बिल्ड करेगा। ये पूरा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि न्यूज में रहा है, तो ये टारगेट पूछ सकता है, चांसेस है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर इसी न्यूज में जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो हर साल उसका टारगेट है कि 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करना है। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ISA जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके 9 उसके प्रोग्राम है, जो कि 3 प्रायोरिटीज पे फोकस करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी ध्यान रखना नॉलेज के लिए। तो एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्रामेटिक सपोर्ट। खैर, बस पढ़ लो इसको, इंपॉर्टेंट यहीं तक था ये वाला। और यहाँ पर मोदी जी ये सब देख के एक बात बोल रहे हैं, मित्रों आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी सानी सानी। और इसी बात पे जय के दादा का कमेंट आता है, मोदी भाई पानी में पौधा लगाने का, पौधा प्लांट जो होता है ना बेसिकली, वो कह रहे हैं मोदी जी को लगाने के लिए पानी में। तो ISA जो है वो
टोटल उसके पास 119 कंट्री साइंड है जो कि फ्यूचर में ज्वाइन करेगी या कर सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में 99 मेंबर्स है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, 99 मेंबर अलग है जो कि आईएसए में है, और 119 कंट्रीज अलग है जिन्होंने साइन कर रखा है। ये फ्यूचर में कभी भी ज्वाइन कर सकती है बाद में। और जो भी कंट्री, देखो हमारा जो अर्थ है ना, उस पे ट्रोपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये जो दोनों लाइन्स है हमारे मैप में, इन दोनों लाइन पे या तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली सिचुएटेड है या फिर उसके आसपास उसका बॉर्डर टच हो रहा है, तो वो कंट्री इसके मेंबर बनेगी आईएएसए कोalition के। राइट, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सेंचे। सो पेड्रो सेंचे इनके पीएम है। कैपिटल मैद्रिद है और करेंसी यूरो है। और ऐसे ही पनामा जो कंट्री, उनके प्रेसिडेंट है जोज राउल म्यूलिनो, और कैपिटल पनामा सिटी है, और करेंसी है बेल्बोआ। रॉकी बेल्बोआ है ना, एक मूवी देखी होगी, इट्स द फाइनल, कौन सी थी मूवी वो, रॉकी द बॉक्सर ऐसे कुछ करके थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये इनके नाम याद कर लेना। अब यहाँ पर आ जाओ, टाइम्स हायर एजुकेशन। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये टाइम्स वगैरह रैंकिंग निकालता है यूनिवर्सिटीज की, एशिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला जो भी होती है। तो बस इनको देख लो क्योंकि कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो 12वां एडिशन था टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको हम दावी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो टाइम्स हायर एजुकेशन का 12वां एडिशन था, किसका? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। याद रखना, एशिया की है ये, एशिया। राइट। अब ये जो रैंकिंग है उसके कितने पैरामीटर्स है वो देख लो। तो यहाँ पर 18 इंडिकेटर्स है इस रैंकिंग के, जो कि 5 एरियाज में ग्रुप किए गए अलग अलग। अभी एरियाज कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि 18 इंडिकेटर्स है, 5 एरिया है। टोटल 739 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और 31 कंट्री है। यानी कि ये जो रैंकिंग हुई है इसमें टोटल 739 एशिया यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हुई है, जो कि 31 कंट्री से आती है। शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है, क्या नाम है? शिंगुआ, टी साइलेंट है। तो शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है वो टॉप पे है, और लगातार छठी बार, 6th टाइम ये टॉप पर आई है। और इसको फॉलो किया है सेकंड रैंक पे चाइना की पेकिंग, ठीक है, चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है उसने। थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये भी याद रखना, थर्ड पे है ये। फोर्थ पे कौन है? नानियांग यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये भी याद रखना है आपको, फोर्थ पे। और टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान, फिफ्थ पे। टोक्यो ड्रिफ्ट आपको मूवी याद होगी मेरे ख्याल से, अगर आपने देखी है तो ऐसे याद कर लेना कि टोक्यो फिफ्थ का पार्ट 5 रिलीज हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग के अंदर। तो ये है यूनिवर्सिटीज। अब आते हैं टोटल 91। अभी जो यहाँ पर 739, कितनी? 739 ये जो यूनिवर्सिटीज इसमें लिस्ट की गई है, इसमें से 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो कि फीचर हुई है इस लिस्ट के अंदर। टॉप पे कौन सा आता है? IISc बेंगलुरु, जो कि वर्ल्ड में 32nd रैंक पे है, इसको भी याद कर लो। और सेकंड रैंक पे कौन सा है? अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, 119th रैंक पे है। और थर्ड पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि कोट्टयम केरला, 134th रैंक पे है। तो 32nd ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला ये तो आपको याद करना ही करना है, एग्जाम में आ सकता है। देन सेकंड पे आप याद कर लो अन्ना। महात्मा गांधी कब आएंगे? या फिर अन्ना 119 साल के हुए, लेकिन महात्मा गांधी 134 साल के होके भी आज तक फेमस है, ऐसे याद कर लो। ओके। और टाइम्स एजुकेशन के सीईओ इंपॉर्टेंट है, पाउल होवार्ड इनके सीईओ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूके में है। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर एक और रैंकिंग है जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन की है, जो कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। अभी हमने कौन सी पढ़ी थी? एशिया, ठीक है, और ये कौन सी है? यंग। तो हमने अभी पढ़ी थी एशिया वाली, और ये है यंग वाली, ये दूसरी है। तो इस वाली रैंकिंग में वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आती है, जो कि या तो 50 साल ओल्ड हो चुकी है या फिर उससे कम है। यानी कि 50 साल या फिर उससे कम की जो यंग यूनिवर्सिटीज है उसका ये रैंकिंग है। और उसमें रैंकिंग में देखते हैं क्या क्या बताया है। सो इस रैंकिंग में 18 इंडिकेटर है,
और जो हमने अभी रैंकिंग पढ़ी थी इसमें कितने इंडिकेटर्स थे? कौन बताएगा आप में से, बताओ। एक मिनट रुको, ये क्या है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ भी सेम 18 इंडिकेटर थे, 5 एरिया थे। और यहाँ पर इस वाले रैंकिंग में 18 इंडिकेटर है और 673 यूनिवर्सिटी है। उसमें कितनी थी? 739। सो उस वाली में 739 यूनिवर्सिटीज थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें 673 टोटल यूनिवर्सिटीज है, 18 इंडिकेटर्स है। एंड फर्स्ट पे कौन सी है? नानयांग यूनिवर्सिटी, जो कि सिंगापुर की है, जो कि उस वाली में एशिया में 4th रैंक पे थी। देखो यहाँ पर है ना, ये रहा, इस वाली में 4th रैंक पे थी, लेकिन यंग वाली में ये 1st रैंक पे है, ये याद रखना है। और इसने लगातार 2nd टाइम टॉप किया है, लेकिन एशिया वाली में शिंगुआ ने लगातार 6th टाइम, 6ठी बार टॉप किया है, तो ये भी याद रखो। और उसके बाद सेकंड पे आती है हमारी पेरिस साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि फ्रांस की है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद कर लो, थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। हांगकांग यूनिवर्सिटी और एक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ये दोनों ही हांगकांग की है। तो हांगकांग यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इन दोनों को याद रखना। ये 3rd पे है, ये 4th रैंक पे है। और अंकल आप तो यंग भी नहीं हो, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? देखो बात तो ठीक है, अगर आपने ढंग से स्टडी नहीं की तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर ना शादी होगी ना जॉब लगेगी। तो अभी अच्छे से सीरियस होके पढ़ के रिवीजन करना करंट अफेयर्स का, और मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहो, सिलेक्शन करवा देंगे आपका। इंटरव्यू तक पहुंचा दी देंगे आपको, बाकी आपका डेस्टिनी है इंटरव्यू के बाद। सो टोटल 55 यूनिवर्सिटीज इंडिया से इसमें इंक्लूड की गई है। कितने में से? सो टोटल कहाँ गई? 673। सो टोटल 673 यूनिवर्सिटी जो कि इस रैंकिंग में है, उसमें से 55 इंडिया से है, ठीक है। और इसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी 3rd रैंक पे थी एशिया के अंदर, वो यहाँ पर 1st रैंक पे है, इसको याद कर लेना। और अन्ना वाली जो हमारी 119 रैंक पे थी एशिया में, वो यहाँ पर 96 रैंक पे है। और ये यंग वाली, उसमें यंग इंडेक्स के अंदर ये 2nd रैंक पे आ गई, यानी कि महात्मा गांधी अन्ना से यंग थे। एशिया वाली में अन्ना की एज थी 119 और गांधी जी की एज थी 132, लेकिन इस वाली में महात्मा गांधी जी की जो एज है वो है 81, और यहाँ पर अन्ना जी की जो एज है वो है 96। बात बराबर होगी, बात खत्म, ठीक है। तो ये याद रखना। और उसके बाद एक तीसरी यूनिवर्सिटी है, जो है भराथियर यूनिवर्सिटी, जो कि कोयम्बतौर तमिलनाडु की है। और आईआईटी पटना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो 117th रैंक पे है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन। ओके, अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब इस न्यूज में जो दिल्ली की रैंक है वो ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज में कितनी है? तो 350वीं रैंक है। अब देखते हैं न्यूज क्या है। सो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने एक इंडेक्स रिलीज किया है जिसका नाम है ग्लोबल सिटी इंडेक्स। क्या नाम है? ग्लोबल सिटी इंडेक्स, भूलना मत, ऑक्सफोर्ड की है ये। कभी भूल जाओ तो ये याद कर लेना कि यहाँ पर जो ममता दीदी थी हमारी वेस्ट बंगाल की, जो सीएम है, उन्होंने जो ये स्टेयर्स थी इसको किक मारा, और फिर बोला कि हमसे बदमाशी करेगा दिल्ली में बैठ के, क्योंकि दिल्ली की 350वीं रैंक है। और ये डायरेक्टली मोदी जी जा रहे हैं हमारे कहाँ पर? ओए दीदी बोलते हुए ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, कुछ लेसन्स लेके आएंगे। तो खैर ये मजाक है याद करने के लिए। और इस सिटी रैंकिंग के अंदर 1000 लार्जेस्ट सिटी को इंक्लूड किया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो 1000 लार्जेस्ट सिटीज है वो वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 60% अपने पास रखती है 2023 के डाटा के अनुसार। और इसमें 27 इंडिकेटर है, और 18 इंडिकेटर किसमें थे? हमारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया रैंकिंग वाली में और यंग वाली में, दोनों में 18 इंडिकेटर्स थे। इस वाले ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी में टोटल 27 इंडिकेटर है, जो कि 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कैटेगरी कौन सी है? ध्यान से देख सकते हो एक बार। इकोनॉमिक्स है सबसे हाईएस्ट 50%, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन कैपिटल, गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट, तो 25, 25 और 10, ऐसे आप याद कर लो। ओके, तो टोटल 5 हो गए ना। इकोनॉमिक्स एक हो गया, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ सेकंड हो गया, ह्यूमन कैपिटल थर्ड हो गया, गवर्नेंस फोर्थ हो गया, एनवायरनमेंट पांचवा हो गया। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। इस रैंकिंग में ग्लोबल सिटीज में न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है जो जिसने टॉप किया है। सेकंड पे आती है लंदन यूके, ये भी याद रखो। सेंट जोश यूएसए, ये भी याद रखो।
देखो न्यूयॉर्क भी यूएसए की है फर्स्ट रैंक पे, और सैन जोस भी यूएसए की है थर्ड रैंक पे। टोक्यो जापान ये हमारी फोर्थ रैंक पे है। अभी हमने कोई टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया रैंकिंग पढ़ी थी, जिसमें कि टोक्यो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी थी, 5वीं थी, लेकिन इस वाले में ये एक रैंक इंप्रूव हो गया, यहाँ पर चौथी रैंक है इसकी। और पेरिस जो सिटी है ये फ्रांस की, इसकी 5वीं रैंक है। तो न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, लंदन सेकंड पे है, सैन जोस थर्ड पे यूएसए की, फोर्थ टोक्यो एंड देन फिफ्थ पेरिस। अगर हम बात करें भारतीय सिटीज की, तो कौन कौन सी है, तो दिल्ली हमारा आता है पहले भैया, 350 रैंक पे। ठीक है, आपने अभी स्टिकर देखा होगा। फिर आता है हमारा बेंगलुरु, फिर आता है हमारा मुंबई, फिर आता है हमारा चेन्नई, और फिर आता है हमारा कोची। इन पांचों को याद कर लेना। रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली की, एंड देन बेंगलुरु की और मुंबई की, इन तीनों की रैंकिंग याद कर लेना। तो 350 होगी हमारी रैंकिंग दिल्ली की, 411 हो गई बॉम्बे की, और सॉरी बेंगलुरु की, और मुंबई की रैंकिंग होगी हमारी 427। बूझे या फिर नहीं बूझे? बूझे, चलो ठीक है। अब आते आगे। तो दिल्ली सेकंड मोस्ट वर्स्ट सिटी है। देखो वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है पढ़ते हुए दुख ही कर सकते हैं, खैर कोई नहीं। तो जब भी कभी भूल जाओ तो मुझे याद कर लेना कि शिव सर दिल्ली में रहते हैं, और सेकंड मोस्ट वर्स्ट सिटीज है ऑक्सफोर्ड के मुताबिक। अब क्या कर सकते हैं। और ये एनवायरनमेंट की कैटेगरी में, जो कि आई एक्सेप्ट। यहाँ पर यहाँ की सरकार दिल्ली की एकदम, क्या बोलूं मैं, छोड़ो। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे वर्स्ट पे आता है, जो कि लोवेस्ट पोजीशन है इस इंडेक्स में, ये भी याद कर लेना। सुल्तानपुर मिर्जापुर का भाई है सुल्तानपुर। ओके, अब आते हैं अगली खबर पे। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 की समिट हुई है, जो कि रोटरडैम नीदरलैंड में हुई है। जगह भी याद कर लेना, समिट कौन सी है वो भी याद कर लेना। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाइड्रोजन इवेंट है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो भैया नीदरलैंड ने, और प्लस सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, इन दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है। और इसको देख के आप खुश मत होना, इसमें अपना बचपन याद मत करना, क्योंकि ये जो पूरा मैदान है जहां पर ये भैया लेटे हुए हैं, ये पूरा मैदान इनका है। और इस बात पे कह रहे जे मैदान मेरा है चले जा। ठीक है तो यहाँ पर 15,000 डेलीगेट्स आए हुए थे इस मैदान में, नहीं इस हाइड्रोजन समिट के अंदर। तो 15,000 डेलीगेट्स मतलब होता है कि जिन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और उन्होंने इस समिट को अटेंड किया था। और ये पहली बार था जब इंडिया से मेडन इंडियन पवेलियन सेटअप हुआ था, इसलिए भैया बोल रहा था मैदान। तो यहाँ पर ये याद कर लेना, मैदान या मेडन बात एक ही है, आपको बस याद करने से मतलब है। तो इंडिया का मेडन इंडियन पवेलियन याद कर लेना, अच्छे से मेडन याद कर लो। अगर मेडन याद ना आपको याद रहता हो, तो इस मैदान को याद कर लेना जहां पर ये हमारे बाबू भैया लेटे हुए हैं। ओके, आपको याद रहेगा। अभी यहाँ पर कुछ देर बाद ये डांस करने वाले हैं। ओके, तो और ये किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लगाया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लगाया था ये सेटअप। तो ये भी याद कर लेना अच्छे से। और इस सेटअप में इन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का शोकेस किया था, कि कैसे कैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे हम काम कर रहे हैं, कैसे हमारा टारगेट है, कैसे इसको आपको अप्लाई करना चाहिए, और जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जान लो, एग्जाम में आ सकता है, बहुत न्यूज में आ रहा है आजकल। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को भैया लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। और इस महीने पे बर्थडे, मेरा नहीं आता, आपका आता है तो बताना। तो जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को सेटअप किया गया था, जिसका बजट था टोटल 19,744 करोड़। कितना था, 19,744 करोड़। इसको माथे पे लिख लेना, भूलना मत बिल्कुल भी, मतलब दीवार पे लिख लेना इसको। तो और ये इसकी कैपेसिटी है कि ये कितना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक इसका टारगेट है प्रोड्यूस करने का, ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, ये याद रखना। तो 5 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, तो जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। क्या लॉन्च हुआ था, हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बजट कितना है, 19,750 करोड़, याद कर लें अप्रोक्सीमेटली, कोई इशू नहीं है। और कब तक कंप्लीट होगा, 5 मिलियन मेट्रिक टन कंप्लीट करना है, कब तक, 2030 तक, ऐसे याद कर लो। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये अगली न्यूज है, इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो बेसिकली यूएसए की हाईएस्ट पेड सीईओज की लिस्ट निकालती है। ठीक है,
तो इन्होंने 2023 की लिस्ट निकाली है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिया ओरिजिन के सीईओ है जो कि इस लिस्ट में आए हैं। तो टोटल 17 एग्जीक्यूटिव्स यानी कि सीईओ इंडिया से इस लिस्ट में डाले गए हैं। याद रखना कितने हैं, 17, कितने में से, 500 में से। टोटल 500 सीईओस की रैंकिंग है, लिस्ट है रिवेन्यूज की, सैलरी की, पे की, जिसमें से 17 हमारे इंडियन है, भारतीय है, राइट। अब इन 17 में से जो हमारे वर्ल्ड के हैं, ये जो 500 है ना टोटल, इन 500 में जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन है हमारे, ये है होक ई टेन। तो होक ई टेन ये हमारे ब्रॉडकॉम के मालिक है, मतलब मालिक तो नहीं है, खैर सीईओ है। और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड सीईओ बने हैं, जिसकी वैल्यूएशन है, इनको जो सैलरी दी जाती है वो $161.8 मिलियन है। एक तो ये याद कर लेना, ठीक है, नाम और कौन सी कंपनी के सीईओ है वो, और कितना इनकी सैलरी है वो। अब आते हैं हमारे इंडिया वाले जो सीईओ है, तो निकेश अरोड़ा जी, जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है। अच्छा, वो ये मिर्जापुर से नहीं है। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है निकेश अरोड़ा जी, जो कि सीईओ है पालो आल्टो नेटवर्क्स। ऑल्टो गाड़ी आपने देखी होगी ना, कार जो आती है ऑल्टो, ऐसे याद कर लो कि ऑल्टो को पालो, यानी कि ऑल्टो अपने पास रखो। तो निकेश अरोड़ा को बचपन में बोला था उनके अंकल ने कि बेटा ऑल्टो को पालो और फिर आप वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट सीईओ बन जाओगे और आपकी सैलरी $151.4 मिलियन होगी, यानी कि 1260 करोड़ रुपए। और इसी बात पे इनके अंकल जी ने ये बोला इनसे, अब जब ये बड़े हो गए, कि जे डॉलर दिख रहा है, उन्होंने बोला हाँ, तो मत देख, आंख बंद कर ले। ठीक है। तो ये निकेश अरोड़ा जी, याद रखना, भूलना मत, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, पालो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ हैं, सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ है, कहाँ के, यूएसए के। लेकिन इंडिया से ये फर्स्ट रैंक पे है, याद रखना, इंडिया से फर्स्ट है लेकिन यूएसए में सेकंड पे है। और इंडिया से फर्स्ट मतलब इंडियन ओरिजिनेशन के जो सीईओ है टोटल 17, उनमें से सबसे हाईएस्ट ये उठा रहे सैलरी। उसके बाद जो इनसे नीचे आते हैं सेकंड पे, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, इनका नाम है शांतनु नारायण, जो कि एडोब के सीईओ है। वो सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ है, किसके, इंडियन डिसेंट के, इंडियन ओरिजिन के। टोटल 17 इंडियन के थे 500 में से, जिसमें से फर्स्ट पे कौन थे, निकेश अरोड़ा जी थे, ठीक है, जिनकी 1260 करोड़ लगभग सैलरी थी। एंड इन मिलियन डॉलर्स इट वाज $151.4 मिलियन। तो 151, याद रखो, $151 मिलियन इनकी सैलरी थी इन डॉलर। और सेकंड पे हमारे कौन है, तो सेकंड पे हमारे आते हैं शांतनु जी, शांतनु नारायण, जो कि एडोब के हैं। और निकेश जी कहाँ के थे, कौन सी कंपनी के सीईओ थे, तो ये थे पालो ऑल्टो के, और ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के थे, वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इनकी वैसे रैंक, ये जो हमारे शांतनु जी है ना, जो कि इंडियन के, जो कि इंडिया ओरिजिन से सेकंड टॉप पे है, बट इनकी वर्ल्ड में मतलब यूएसए के अंदर इनकी 11वीं रैंक है, 11th रैंक है। ओके, अब आ जाओ अगली न्यूज पे, ये सेकंड लास्ट न्यूज है। तो यहाँ पर वर्ल्ड फॉर शेयर्ड, ओके, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ये एक फोरम हुआ था जो कि 10th वर्ल्ड वाटर डे पे हुआ था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है काफी। तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, क्या हुआ था, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी नाम से जो थीम थी, किसकी, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम की। तो याद रखना भैया, ये देखो इमेज में 10वां वर्ल्ड का वाटर फोरम हुआ था, जो जिसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसको बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ, चलो आगे। तो वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन था इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक प्लस इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में ही हो रहा है हमारा 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, ठीक है, वर्ल्ड वाटर फोरम, कौन सा, 10th, कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ हो रहा है, ये देखो, दोबारा आ जाओ इधर, तो बाली में हो रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पर बाली इंडोनेशिया में हो रहा है। थीम क्या है इसकी, थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। और याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक है, एडीबी वगैरह नहीं है, ना ही आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक, अच्छे से याद कर लेना। और इसको भूल जाओ कभी भी, वर्ल्ड बैंक को, इंडोनेशिया को
तो ये स्टिकर याद कर लेना, पुट मी डाउन सम वाटर, ड्रॉप मी वाटर, गेट मी आउट सम वाटर, इरेज मी वाटर। मतलब इनको पानी चाहिए, आप इसको बोलने के लिए अलग अलग सेंटेंस यूज कर रहे हैं। तो खैर इस रिपोर्ट में 4 कंपोनेंट्स पे फोकस किया। कंपोनेंट्स इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ लेना। एजुकेशन, एनवायरमेंट, जॉब्स एंड इनकम, नौकरी और पैसा, पीस एंड सोशल यूनिटी यानी कि शांति और सामाजिक समूह, सामाजिक एकता। एजुकेशन मतलब शिक्षा, एनवायरमेंट मतलब क्या होता है, वातावरण, वातावरण, ठीक है। तो एजुकेशन, एनवायरमेंट, जॉब्स एंड इनकम, पीस एंड सोशल यूनिटी, ये 4 कंपोनेंट्स इस रिपोर्ट में इस फोरम में डिस्कस किए गए थे इस रिपोर्ट के अंदर। अब इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ध्यान से सुनना। 2.2 बिलियन पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2.2 बिलियन पीपल के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है, वो लैक करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, लैक करते हैं। ये देखो यहाँ पर छुपा हुआ है एल, तो यहाँ पर इसको देख लो अच्छे से। सो 2.2 बिलियन पीपल के पास अच्छा साफ सुथरा पानी नहीं है पीने के लिए, और 3.5 बिलियन लोगों के पास सैनिटेशन पर्पस के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। और ये 2024 तक की रिपोर्ट है, यानी कि 2 डिकेड्स यानी कि लगभग 20 से 21 साल तक की रिपोर्ट है ये। आगे देखते हैं। और इनके चलते, ये कम पानी के चलते और सैनिटेशन के पानी के चलते 1.4 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख लोगों की हर साल डेथ होती है। ये इंपॉर्टेंट है भैया बहुत। और 50% जो लोग हैं वो ग्लोबल जो माल न्यूट्रिशन है, जिसको हम कुपोषण वगैरह बोलते हैं, उसका शिकार होते हैं। 50% लोग इस पानी की कमी से, पीने की और सैनिटेशन के लिए पानी के यूसेज ना होने से। अब यहाँ पर इसी बात पे एक छोटा सरदार डांस कर रहे हैं हमारा, छोटा चेतन, आप भी डांस कर सकते हो। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बताना चाहता है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा जी है, इन्हीं के रिश्तेदार है, जो कि पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये पंजाब से बिलोंग नहीं करते। अगर एग्जाम में पूछ लेगा ना आपसे, तो पंजाब मत करिए ना भैया, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, यहाँ पर देख लो। तो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। 1944 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। टोटल मेंबर 189 है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, मेंबर, एस्टेब्लिशमेंट याद कर लो अच्छे से। अब इस रिपोर्ट में एक और चीज बताई गई है कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रहा, वो इंक्रीज हो गए। इंक्रीज ऑफ पीपल लैक्ड, जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा, वो 197 मिलियन से इंक्रीज हुए हैं। कब से कब तक में, 2001 से लेकर 2024 तक के डेटा के अनुसार, यानी कि लगभग 20 सालों में, दो डिकेड्स के अंदर, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कितने डिकेड्स में, तो याद रखना 2 डिकेड्स या फिर 20 ईयर्स, इसको भूलना मत। और जो लोग जिनके पास बेसिक सैनिटेशन के लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो 211 मिलियन डॉलर 211 मिलियन से इंक्रीज हुए हैं 2 डिकेड्स में, 2001 से 2021। इन दोनों को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इस रिपोर्ट का। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। ओके, अब एक नोट है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसने, उसके पास कौन कौन से विंग है, कौन कौन से सेगमेंट्स है। एक तो IBRD वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि इंडिया को फंड प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। और इसमें टोटल 189 मेंबर है। और साथ ही साथ एक और है सेगमेंट IDA नाम से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है, जिसमें 174 मेंबर है। लेकिन यहाँ से लोन नहीं उठाता इंडिया ज्यादा। IFC यहाँ से बहुत लोन लेते हैं, हमारे HDFC वगैरह, मतलब बहुत न्यूज में रहते हैं, जो कि जिनको IFSC लोन प्रोवाइड करता है या पैसा देता है, फंड देता है। तो IFSC में 186 मेंबर है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, IBRD में 189 मेंबर है, एंड IFC में 186 मेंबर है, और IDA में 174 मेंबर है। 189, 174, 186, ऐसे याद कर लेना वर्ल्ड बैंक। तो हमारा लेक्चर पूरा फिनिश हो चुका है इंटरनेशनल का। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, जो कि साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और कुछ न्यूज एक्विजिशन की होने वाली है। डेज ओबिचुअरीज वगैरह हम नहीं कर रहे, इसमें टाइम खराब नहीं करना हमको। जुलाई अगस्त वगैरह की जो होगी डेज ओबिचुअरी, वो हम डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं, अभी कतई नहीं करेंगे, टाइम खराब नहीं करना।
और साथ ही साथ में जो स्टेट्स की न्यूज़ है अप्रैल मई की, वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ जून के अंदर। तो लगभग 15 से 20 या 25 न्यूज़ रहने वाली है आपकी स्टेट्स की, कंप्लीट हो जाएगी, उसको याद कर लेना। मैंने अभी तक इसका सेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको एक साथ न्यूज़ करनी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा फ्यूचर ऑफिसर्स, और टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है @राइट अप्रोच_बैंकिंग टेलीग्राम ग्रुप, और @राइट अप्रोच_ यूट्यूब टेलीग्राम चैनल। और नोट्स नहीं बनाने, नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और दोनों फॉर्मेट में मिलेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मई फर्स्ट एंड सेकंड वीक की जो पीडीएफ थी वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी सेंड की जा चुकी है ग्रुप में, जाके बच्चों से पूछ लेना। एंड अभी के लिए सेशन फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो एंड सी यू सून।